देखिए न्यूमेरिकल क्या है। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। आपको ज्ञात करना है ए यानी कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, बी गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, यानी कि आपको आवेश और वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, न्यूमेरिकल तो आपने पढ़ लिया, अब आपको ये लिखना होगा कि इस न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2.4 मीटर व्यास, ठीक है, तो हमें दिया गया है व्यास इक्वल टू आपको दिया गया है 2.4 मीटर, ठीक है, बराबर है ये। उसके बाद में अब एक बात आपको याद रखना है कि व्यास 2.4 है तो त्रिज्या हम यहाँ पर निकाल लेते हैं यहीं पर ताकि आगे ना निकालना पड़े। तो आर इक्वल टू होता है व्यास बटा 2, व्यास अपान 2। तो देखिए व्यास है आपका 2.4 अपान 2। तो फाइनली जब आप इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका आर इक्वल टू आ जाएगा 1.2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1.2 मीटर, ठीक है। तो हमने त्रिज्या भी यहाँ पर फाइंड कर ली। आगे हमें क्या दिया गया है, देखिए हमें दिया गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, यानी कि सिग्मा दिया गया है, इससे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ये दिया गया है आपका 80 माइक्रोकूलाम, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिया गया है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ निकालनी है, वो है गोले का क्षेत्रफल। जैसे आपका ये गोलीय चालक है, ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पर, गोले का क्षेत्रफल, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो ए इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर यहाँ पर हमने कैपिटल लिया है तो कैपिटल आर लिख देंगे, आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पे वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं। 4 गुणे पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणे आर अभी हमने निकाला है 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब आप इसको 4 को गुणा करेंगे 3.14 में तो आपका आएगा आंसर 12.56 गुणे इसका जब आप वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.44, ठीक है। अब देखिए ये आपका कितना आ रहा है, ए इक्वल टू आया है आपका, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ जाएगा 18.086 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर समझ में आ रहा है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर ये 4 है और 5 से छोटी है तो आप लोग यहाँ पर 3 अंक तक लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिख देना है 18.086। मान लीजिए यहाँ पर 7 होता तो आप 6 को 7 कर देते और इधर वाला हटा देते, ठीक है। तो 18.086 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आंसर आपका ए आ गया। अब देखिए हमें वो चीज़ें निकालनी है जो हमें निकालना था, हमें निकालना था क्यों, ठीक है, यानी कि आवेश निकालना था और वैद्युत फ्लक्स निकालना था फाई ई। तो इनको अब हम निकालते हैं क्योंकि हमने वैल्यूज़ को निकाल ली है। तो देखिए इनको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले समझिए, आपको यहाँ पर लिखना होगा एक फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, क्यू अपान ए, ठीक है। अब देखिए क्यू की वैल्यू कितनी है, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर क्यू इक्वल टू आपका है, यानी कि क्यू तो आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा कितना है आपका, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, सिग्मा की वैल्यू आपको दी गई है 80, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान आपको देना है, 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, इसको हम बदल लेते हैं कूलाम में। माइक्रोकूलाम है तो 80 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो है तो माइक्रो को हम -6 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू आपकी आ गई 80 गुणे 10 की पावर -6 इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यों आपको निकालना है, ठीक है, अपान ए की वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पर हमने अभी निकाला है 18.086, ठीक है। अब देखिए अगर आपको क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 80 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 18.086, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो देखिए स्टूडेंट फाइनली आपका इतना आया। Q इक्वल टू अब हमारा कितना आ जाएगा इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको 80 ठीक है और गुणे 18.086 में गुणा कर देना है। तो ये जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 1446 ठीक है 912 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 80 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो हमारा इतना आ जाएगा आंसर। अब आगे देखिए इंटू 10 के पावर -6, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल है बिल्कुल। क्या करना है आपको, करना ये है कि ये जो पॉइंट दशमलव इधर है इसको हम 1 अंक के इधर 3 अंक के इधर आगे ले आते हैं, यानी कि 1 के बाद। तो हमारा ये हो जाएगा 1.446 ठीक है गुणे 10 के पावर -6 था तो गुणे 10 के पावर जो हमने 3 अंक इधर हम ले गए 1 2 3 अंक, ठीक है, तो 10 के पावर 3 जो है हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी कि 1000, ठीक है। अब Q इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.446 गुणे 10 के पावर -6 और +3 यानी कि 10 के पावर -3, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए आपको लिख सकते हैं इस 1.446 को, मैंने आपको बताया था कि अगर ये गिनती 5 से बड़ी है तो आप आगे 1 बढ़ा सकते हैं, जैसे 4 से 5 हो जाएगा। तो 1.45 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Q इक्वल टू 1.45 इंटू 10 के पावर -3 कूलाम। अब आगे बढ़ते हैं, हमें एक और चीज़ निकालनी थी, वो थी फाई ई। हम ये बी वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो फाई ई इक्वल टू एक फार्मूला होता है Q/ε0। Q की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की, ऊपर लिखा हुआ है 1.45 गुणे 10 के पावर -3 और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, फाई ई इक्वल टू आपका ये है, तो फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस -12 को हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1.45 अपान 8.85 इंटू 10 के पावर -3 और ये -12 है ऊपर जाएगा प्लस में, तो +12, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट से पॉइंट कट कर देना है। तो फाई ई इक्वल, क्योंकि एक अंक के बाद लगा है तो आप कट कर सकते हैं, तो 145 अपान 885 इंटू 10 के पावर -3 और +12 है, तो पीछे जो प्लस है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 9, प्लस में 9 आएगा आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि -3 कम है और 12 ज़्यादा है। तो अब हमें क्या करना है, फाई ई इक्वल टू, इसको आपस में डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1638 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, फाई ई इक्वल टू वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया था, एक अंक हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो 1.638 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर 9 है तो हम इधर इस साइड में लाए हैं, ठीक है, तो ये 1 घट जाएगा तो 10 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू 1.6, इधर 8 है, ये 5 से बड़ा है तो इसको हटा देंगे और आगे 1 जोड़ देंगे, तो 1.64 गुणे 10 के पावर 8 और विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसको कूलाम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या है कि चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। यानी कि एक चित्र आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें सर्किट है, जिसमें 3 संधारित्र लगे हुए हैं। C1 संधारित्र को हम C से डिनोट करते हैं, तो C1 बराबर 6 μF है, यानी कि 6 माइक्रोफैरड है। C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड है और C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र किसी परिपथ में लगे हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इस संयोजन की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो तीनों जुड़े हुए हैं इनकी समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनके लिए आपको फार्मूला याद करना जरूरी है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ भी इसमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है धारिता C1, यानी कि पहली धारिता, फिर दिया गया है दूसरी धारिता C2, फिर दिया गया है आपको C3। अभी चित्र में आप समझ सकते हैं, C1 दिया गया है 6 μF 6 माइक्रोफैरड, C2 दिया गया है 3 और C3 भी 3, ठीक है। तो लिख देते हैं C2 3 माइक्रोफैरड
और C3 भी 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब एक बात आपको समझनी है यहाँ पर, इसमें आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को ध्यान में रखकर न्यूमेरिकल लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो 6 म्यूएफ और 3 म्यूएफ हैं, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों का जो पहला इसका जो है सिरा है और इसका सिरा आपस में कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से कोई सर्किट नहीं कटी है, तो ये दोनों जो है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि C1 और C2, ठीक है, C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फार्मूला तो आपको समझना ही होगा। तो कैसे समझेंगे, उसका फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू, ठीक है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब जितने आपके पास संधारित्र हैं आप उतना लगा सकते हैं। 3 संधारित्र हैं तो 3 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चित्र में 2 संधारित्र ही केवल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक C1 और एक C2। तो देखिए अब हम यहाँ पर इस पे वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, देखिए C1 कितना दिया गया है, ऊपर देखिए 6 म्यूएफ, तो 6 रख देते हैं, प्लस 1/C2 कितना दिया गया है, 3 म्यूएफ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हमें करना क्या है, एलसीएम निकालना है। इधर हम 1/C लिख देंगे, 1/C। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, अब 6 में गुणा तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 3 का 6 में तो 3 दूनी 6, 2 का 2, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनली जो आपका आ जाएगा 1/C इक्वल टू आ जाएगा 3/6। ठीक है, अब आपको करना क्या है, समझिए यहाँ पर आपको कैची गुणा कर देना, इसका इससे इसका इससे, तो आपका क्या हो जाएगा 3C बराबर 6, तो 3C बराबर 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 का इसमें गुणा किया, 3 का इसमें गुणा किया। ठीक है, अब देखिए C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर 6/3। ठीक है, अब 3 से जब 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा C इक्वल टू, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्योंकि माइक्रोफैरड में हमने लिखा है, तो ये 2 माइक्रोफैरड आपका आ चुका है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि इसमें श्रेणी क्रम का जो है हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब ये सर्किट अगर देखा जाए तो किस प्रकार का बनेगा, समझिए मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। ऐसे आपको बनाना है और ये इस प्रकार से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया है। इसका आंसर कितना आया है, C इक्वल टू आया है 2 म्यूएफ। ठीक है, और ये आपका 3 म्यूएफ दिया गया है। समझ में आ रहा है, ये दोनों एक हो जाएंगे जब इनका हमने निकाल लिया, तो फाइनली 2 म्यूएफ आया और 3 म्यूएफ। अब ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको लगाना होता है। तो देखिए अब हम लिख देंगे, ठीक है, कि C और C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, यानी कि C और C3 समांतर क्रम में, तो ये दोनों जब समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में जो संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू, अब यहाँ पर C हम नहीं लिखेंगे क्योंकि C ऑलरेडी हमने निकाला है, तो चलिए इसे C डैश मान लेते हैं। कुछ भी आप मान सकते हैं, बस C रहना चाहिए। ठीक है, तो C इक्वल टू C प्लस C3, यानी कि इसमें फार्मूला होता है कि C इक्वल टू, यानी कि इसका फार्मूला जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र का, वो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, चाहे जितना संधारित्र होगा उतना आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, समझिए, हमें दिया गया है C और C3, क्योंकि हमने यहाँ पर C निकाला है। ठीक है, 2 म्यूएफ, और यहाँ पर C3 क्या है आपका 3 म्यूएफ। देखिए यहाँ पर C3 3 म्यूएफ था, तो इसको अब हम रख देते हैं। ठीक है, तो C डैश इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी आई है 2, और प्लस C3 कितनी थी 3, तो फाइनली आपका आ जाएगा C डैश इक्वल टू 5, 3 और 2 5 म्यूएफ। ठीक है, तो ये 5 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स को लगाना है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल अगर पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे लगाना, 2 फार्मूलों को याद रखना है। एक यहाँ पर जो है समान श्रेणी क्रम संधारित्र की धारिता का फार्मूला, एक समांतर क्रम। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र को आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 2 आया तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना, तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो गए, तो हमने क्या किया, समांतर क्रम में इन्हें
फार्मूले के जरिए सॉल्व कर दिया। अब ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है वैद्युत धारा चैप्टर से, चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत धारा चैप्टर से। इसमें क्या है, प्रतिरोधों को समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसमें क्या था, संधारित्रों को। तो देखिए 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इससे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा चुका हूँ, जो न्यूमेरिकल बचे थे उसको मैं लगवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है, ठीक है। तो आर कितना दिया गया है आपको, 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। तो अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, 5 बराबर भागों में बांटा गया है, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए। तो 10 को जब हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 10 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, को 5 बराबर भागों में बांटने पर, तो 10 ओम के प्रतिरोध को आप जब 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10/5, यानी कि 10 को हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक एक प्रतिरोध जो होगा वो 2-2 ओम का होगा, ठीक है। तो 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में जब हम बांटेंगे तो एक एक जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, एक एक तार में। तो ये समझ में आया, 10/5 यानी कि 5 बराबर भागों में बांटा गया। तो आपको 5 जो है प्रतिरोध लेने हैं। अब आगे क्या कहा गया है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि उन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, 10 ओम का प्रतिरोध था, इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो जब आप 5 बराबर भागों में 10 ओम के प्रतिरोध को बांटेंगे तो 2-2 ओम का प्रतिरोध बचेगा, ठीक है। अब 2-2 ओम के प्रतिरोध को क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 5 प्रतिरोधों को, 2-2 ओम के 5 प्रतिरोधों को, तो हम लगा देते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका सूत्र। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध इसका फाइनली क्या हो जाएगा। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध में फार्मूला होता है वो उल्टा होता है। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन इसमें होता है 1/R, क्योंकि प्रतिरोध है, ठीक है। 1/R बराबर 1/, देखिए अब आपको समझना है, यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांटा गया तो 2-2 ओम के 5 प्रतिरोध होंगे। तो हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में इसका जो फार्मूला होगा तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, यानी कि 5 भागों में बांटा गया तो हमने मान लिया R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1/R को ऐसे रहने देंगे, 1/R1 सब 2-2 हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, ठीक है। अब फाइनली आपका आएगा क्या, तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/R को आपको ऐसे रहने देना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध होता है इसमें उल्टा जोड़ा जाता है, ठीक, उल्टा फार्मूला होता है संधारित्र की तरह, यानी कि इसमें समांतर में 1/, लगा कर रहेगा प्रतिरोध, और उसमें क्या था, समांतर में संधारित्र जो था वो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो देखिए अब 2-2 जब हर बराबर है तो इनको हम 2 लिख सकते हैं, और ऊपर सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 5 1 आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1/R इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि गुणा करेंगे, जैसे उसमें क्या था 2 का 1 से और 5 का R से, तो 5R बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, R बराबर 2/5, 2/5। अब जब हम 2 में 5 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली R इक्वल टू 0.40, ठीक है, ओम, ठीक है। यानी कि जैसे 5 को हम 2 से डिवाइड करें तो 0.0520, ठीक है, यानी कि 0.40 आपका आंसर आ जाएगा। 0 आप लोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। देखिए कितना सरल है। यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि समांतर क्रम में अगर संधारित्र है तो उसका फार्मूला होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध है तो उसका फार्मूला होगा 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में ये है संधारित्र तो आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और अगर श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके फार्मूले का मैं भी अलग से वीडियो बना चुका हूँ, एक पार्टिकुलर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है, 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। बच्चों एक 8 ओम के मोटे तार को खींचकर, ठीक है, तो एक तार है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, उसको खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तो पूछ रहा है कि तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि उसको खींचकर, जैसे देखिए हम लोग सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक तार है जिसका प्रतिरोध जो है बच्चों आर जो है वो है 8 ओम। अब इसकी लंबाई को हमने खींचकर दोगुना कर दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने इतना कर दिया, थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो इसका प्रतिरोध नया वाला प्रतिरोध कितना होगा। तो इसे हम एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ लगाएंगे। एक फार्मूला होता है इसका, उसको सीख जाइए, ठीक है। तो देखिए बच्चों कौन सा वो फार्मूला है, तो सबसे पहले आप इसको लिखिए जो इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है बच्चों तार का प्रतिरोध, ठीक है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये बच्चों दिया हुआ है आपका 8 ओम, ठीक है, 8 ओम। तो बच्चों प्रतिरोध तो आपका 8 ओम है। अब देखिए क्या लिखा है, इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तो देखिए हम लोग यहां पर लिखेंगे तार की लंबाई में वृद्धि कितनी की गई, वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं बच्चों स्मॉल एन से। तो इसको स्मॉल एन कितने गुना वृद्धि की गई, 2 गुना, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे अपना फार्मूला। तो यहां पर एक चीज और मान लेते हैं, माना नया प्रतिरोध, ठीक है, कितना है बच्चों, मान लीजिए ये कितना है R डैश, ठीक है, R डैश। अब हमें इसको निकालना है, R डैश को हमें फाइंड करना है नया प्रतिरोध कितना होगा। तो चलिए हम इसका फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीख जाइए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को घुमाकर भी दिया जा सकता है कि 8 ओम की जगह पर 4 ओम कर दिया जा सकता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इसमें है, हमें निकालना है नया प्रतिरोध, तो उसे डिनोट करेंगे R डैश से, यहां पर देखिए। और अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला देखिए N स्क्वायर R, ये फार्मूला है बच्चों। अब देखिए इसी के हिसाब से आपका निकल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते, 8 ओम का एक तार था तो उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाएगी, तो उसका प्रतिरोध भी वो कह देते 8 गुणे 2 यानी कि 16 ओम होगा, लेकिन ये गलत है। देखिए कितना आएगा, तो R डैश हमें निकालना है, N के स्थान पर हम लोग रख देंगे कितना, 2, क्योंकि N बराबर 2 है। तार की लंबाई में वृद्धि 2 थी, ठीक है, और जो प्रतिरोध था पुराना वाला वो कितना था, 8 था। अब देखिए हमारा नया प्रतिरोध आ रहा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इंटू 8 आएगा। अब देखिए आपका नया प्रतिरोध कितना आ गया, गुणा कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 4 यानी कि 32 ओम। देखिए कितना है, 32 ओम। यानी कि अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते, ये नया प्रतिरोध को लिख देते, 8 ओम क्वेश्चन में दिया गया था तो 2 गुना किया गया, तो 8 इंटू 2 यानी कि वो 16 लिख देते, लेकिन ये बिल्कुल गलत मेथड है। आप लोग इसको मत अपनाइएगा। सबसे पहले आप लोग N स्क्वायर R का फार्मूला लगाइएगा, तब आपका ये नया वाला आ जाएगा क्या, प्रतिरोध, ठीक है। सिंपली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोग इसे समझ जाइए। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 4 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो आप लोग सिर्फ इस फार्मूले को याद रखिए, एग्जामर चाहे जो लिखेगा आप लोग करके ही आएंगे। तो देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर देख लीजिए, तार का प्रतिरोध कितना था, 8 ओम, लंबाई में वृद्धि 2, नया प्रतिरोध, फार्मूला ये लगेगा। ये फार्मूला आप लोग हाईलाइटेड कर दीजिए और इसी से आप लोग ये न्यूमेरिकल इस प्रकार से लगाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों फिलहाल इतना ही। हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखा जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए लगभग 4 गुनी आपकी आ चुकी है, 8 था ओम, और जब दोगुनी की गई लंबाई तो 4 गुना लगभग आ गया, 8 चौक 32। तो देखिए क्या है, 100 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 वाट का एक हीटर है और 250 वोल्ट प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसका 250 वोल्ट आपका विभवांतर है, तो इस हीटर के तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है।
तो देखिए स्टूडेंट, इसका सिंपली आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो 1000 वाट आपका दिया गया है, ये आपकी दी गई है पी मतलब होता है आपकी पावर या शक्ति, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है 1000 वाट, इसको हम वाट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं वाट। दूसरा आपका दिया गया है 250 वोल्ट, तो जो ये आपका दिया गया है विभवांतर, जिसे हम लिख सकते हैं 250 वोल्ट। तो ये छोटे से न्यूमेरिकल हैं, बड़े न्यूमेरिकल जो है मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, लिंक मैं डालने की कोशिश करूँगा, आपको मिल सकता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो पी एंड वी दिया गया है, निकालना आपको क्या है, आर निकालना है। क्या आर है प्रतिरोध। ओम के नियम में भी मैंने बताया है, ओम का नियम अगर आप नहीं पढ़ा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो पी दिया गया है पावर 1000 वाट, वोल्ट दिया गया है वोल्टेज 250 वोल्ट, और प्रतिरोध आपको निकालना है। तो एक फार्मूला होता है इस पर, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी, या फिर इसे आप लिख सकते हैं पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। तो देखिए अब इसी पर हम इस जो है वैल्यू को रख देंगे। तो देखिए वी स्क्वायर है, तो वी कितना आपका मान है 250, तो 250 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान पी कितना है देखिए 1000 वाट, 1000, ठीक है। तो सिंपली अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 250 इंटू 250 हम लिख देंगे, 250 इंटू 250 अपान 1000। देखिए अब हम इस जीरो को इस जीरो से कट, इस जीरो से इस जीरो से कट, ठीक है। अब हम लिखेंगे 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा, अपान 10 आ जाएगा, ठीक है, इतना आया। अब आपका ये न्यूमेरिकल लगभग लग चुका है। देखिए आर यहाँ पर लिख देते हैं, आर हम निकाल रहे हैं, तो आर यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो जब आप 625 अपान 10 इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 62.5। ये देखिए यहाँ पर 10 जो है, एक यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद, तो ये आपका इतना आ जाएगा 62.5 ओम, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है आंसर। तो यही होगा आपका आंसर कि जब 1000 वाट या 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो आप इसी फार्मूले को लगाकर इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या पी निकालना हो, आर दिया हो तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, या बी निकालना हो आर और पी दिया हो तब भी आप ये इस सूत्र से आपके 2-3 न्यूमेरिकल आसानी से लग सकते हैं। तो चलिए अपने चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा चौथा जो न्यूमेरिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूमेरिकल बड़ा है, और ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक का है, तो इसे मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपके इसमें वैल्यूज़, कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ई जो है आपका वैद्युत वाहक बल, बैटरी से ली जाने वाली धारा, तो आपका वैद्युत वाहक बल कितना दिया गया है, इसको पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैद्युत वाहक बल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई जो आपका दिया गया है वो दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर देखिए, तो देखिए ई आपका कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो दी गई है उसको लिख लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध आपका, जो आंतरिक प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर आपका है 0.4 ओम, ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है कि अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है आई। तो आई इक्वल टू आपको निकालना है यहाँ पर। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला आपका होता है कि स्मॉल आई, ठीक है, विद्युत वाहक बल ई से ली जाने वाली अधिकतम धारा का जो फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट आपका स्मॉल आई इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर क्या है आपका प्रतिरोध है, और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान देना है, जो आर है वो वाह्य प्रतिरोध है, ठीक है, वाह्य प्रतिरोध है। कैपिटल आर क्या है, वाह्य प्रतिरोध है, और वाह्य प्रतिरोध जो होता है तथा आर जो है स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि अधिकतम धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो अधिकतम धारा के मान के लिए जो आर, कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो आपकी मानी जाती है 0, ठीक है। अधिकतम धारा के लिए वाह्य प्रतिरोध जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो 0 मानी जाती है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देना है। तो आई इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 12, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 0, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, आई इक्वल टू 12 आपको ऐसे ही रहने देना है, 0.4 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 0.4 रहेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो 0.4 जो आपका है इसको आपको पॉइंट काट सकते हैं, ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही अगर करेंगे तो यहाँ पर जब इससे ये कटेगा तो आपका आ जाएगा 30
एम्पियर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 30 एम्पियर और यही आपकी हो जाएगी धारा का अधिकतम मान। यानी कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल जो है 12 वोल्ट अगर हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी द्वारा ली जाने वाली कुल अधिकतम धारा का मान होगा 30 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और जिसके लिए आर, कैपिटल आर का जो वैल्यू होगा बाह्य प्रतिरोध का वो 0 होगा, क्योंकि अधिकतम धारा के लिए हम अधिकतम धारा का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है।